यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग एमटीपी से स्टार्ट करने वाले हैं। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अबॉर्शन बोला जाता है। जब कोई महिला या कोई लेडी क्या करती है कि अपना बच्चे को अबॉर्ट करवा देती है, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा देती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एमटीपी। क्या बोला जाता है? हाँ, तो यहाँ पे अब इसका फायदा मतलब ये कराना अच्छी बातें भी है और नुकसानदेह भी है। नुकसानदेह किस केस में है? अगर कोई महिला बच्चा का जेंडर पता करके, ये बेटा है या बेटी है, ये पता करके अबॉर्शन कराती है तो ये इलीगल है। क्या है? गैर कानूनी है ये। लेकिन अगर कोई महिला इस केस में करा रही है अबॉर्शन, जिससे जैसे कि उसका जान को खतरा हो सकता है उस बच्चे के डेवलपमेंट से, उस बच्चे के पैदाइश से, उस बच्चे के बर्थ होने के वजह से बच्चा का भी जान का खतरा है, या फिर ऐसा बोला जाए बच्चा को कोई डिजीज हो जाता, कोई सिंड्रोम हो जाता, बच्चा का जब पैदा लेता तो किसी बीमारी के साथ आता, या उसको हाथ पैर नहीं होता, बच्चे का डेवलपमेंट एक इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो उस केस में भी अबॉर्शन करवा सकती है। ये वाली बात हम पिछले क्लास नहीं बोले थे। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा अनहेल्दी है, जेनेटिक डिसऑर्डर से संक्रमित है, बात समझ रहे हो, उस केस में भी एमटीपी करा सकते हैं, लीगल है ये। ठीक। दूसरा केस बताया, अगर मां के जान को खतरा है बच्चे के डेवलपमेंट से, उस केस में भी आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। बात समझ रहे हो? इसी को हम लोग, इसी अबॉर्शन को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर बोला यहां पे गया है कि हर साल पूरे दुनिया में 4.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ अबॉर्शन होता है। कितना अबॉर्शन होता है? 4.5 से 5 करोड़ अबॉर्शन होता है। जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, हर 5 में से एक प्रेग्नेंट महिला अबॉर्शन करवाती है। अबॉर्शन हम कहां से बोलते हैं? अबॉर्शन बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के बाद जो मैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, उसी को हम अबॉर्शन बोलते हैं। बात आई समझ में? फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देते हैं, उस कंडीशन को टर्मिनेट कर देते हैं, उस कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे ये बोला गया कि ये एक अच्छी बात भी है एमटीपी कराना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना, क्योंकि इससे पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं होता है। जनसंख्या जो है पूरे दुनिया की और देश की, ये जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है, ये बढ़ोतरी रुकती है। तो एमटीपी सही है, लेकिन जेंडर पता करके एमटीपी कराना क्या है? गलत है। क्या है? और एमटीपी को 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया था, लेकिन बहुत सारे लीगल, कुछ बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। बात समझ रहे हो? तो रूल्स रेगुलेशन यही था कि आप जो है किसी जेंडर का पता करके आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। किसी भी बच्चे का जेंडर पता करके अबॉर्शन नहीं करवा सकते। इससे ये होता था कि फीमेल का फीटिसाइड हो जाता था, मतलब फीमेल बच्चा, जो लड़की बच्ची है, उसको गर्भ में ही उसके गार्जियन उसको अबॉर्ट कर देते, मार देते। बात आई समझ में? जिसके वजह से पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो खराब हो रहा था। पहले के टाइम में मेल ज्यादा हुआ करते थे और फीमेल कम हुआ करती थी। हरियाणा में यह चीज अभी तक चलता है। बात समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला जाता है कि एमटीपी में क्या क्या, किन बातों को
किन बातों का योगदान है, एमटीपी में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। तो एमटीपी में पहला बात है अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होता है नॉर्मल इंटरकोर्स करने से, नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशन बनाने से जो प्रेगनेंसी हो जाती है या कॉन्ट्रासेप्शन का फेल होने के वजह से, आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल किए, आप डायफ्राम्स का इस्तेमाल किए, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों का इस्तेमाल किए कॉन्ट्रासेप्शन का, लेकिन वो कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया, आपकी प्रेगनेंसी रह गई, तो उस कंडीशन में आप एमटीपी कराते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ऐसा केस जहां पे लगातार प्रेगनेंसी जो है अगर बनी रहे तो फीमेल की जान खतरे में हो जाए। क्या हो जाए? महिला की जान, मदर की जान क्या हो जाए? खतरे में चली जाए। मदर की जान को खतरा होगा तो उस कंडीशन में भी क्या करवा सकते हैं? एमटीपी करवा सकते हैं। कह रहा है कि एमटीपी जब कराया जाता है तो पहला 3 महीना, अगर कोई महिला एबॉर्शन करवाती है तो एबॉर्शन में पहला 3 महीना जो होता है वो एबॉर्शन सेफ एबॉर्शन होता है, लेकिन 3 महीना यानी 3 महीना के बाद चौथा, पांचवा, छठा महीना, इस मंथ में अगर कोई एबॉर्शन करवाती है तो उस कंडीशन में वो एबॉर्शन जानलेवा हो सकता है। बात समझ रहे हो? चलो, फिर कहता है कि ज्यादातर एमटीपी जो आज भी जो हो रहा है वो इलीगल तरीके से हो रहा है आज भी, ठीक है, और इसका मिसयूज हो रहा है एमिनियोसिंथेसिस का, और सेक्स डिटर्मिनेशन करके ये एमटीपी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात जब एनसीईआरटी लिखी थी तो उस टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। अभी के टाइम में ये कम हो रहा है, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि बेटी भी देश का नाम और अपना परिवार का नाम और अपने फादर का नाम रोशन करती है, ठीक है। और जहां आज भी लड़की, महिलाएं को घर में काम करने का नौकर समझा जाता है, वहां के लोगों में ही ये चीज ज्यादा होता है। बात आई समझ में? तो ये चीज है ना। अब हम लोग ये पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने से होती है और सेक्सुअल ऑर्गन में होती है। तो सेक्सुअल ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन हो जाना, पेनिस में कोई इन्फेक्शन हो जाना, वजाइना में इन्फेक्शन हो जाना, या सेक्सुअल रिलेशन बनाने के वजह से बॉडी में कोई क्रॉनिक का मतलब है लंबे समय वाला बीमारी। 2 तरह का बीमारी होता है। कितने तरह का? 2 तरह का। एक होगा क्रॉनिक, क्या होगा? क्रॉनिक। और एक होगा एक्यूट, क्या होगा? एक्यूट। एक्यूट बीमारी जो होता है वो शॉर्ट पीरियड का बीमारी होता है। क्या होता है? शॉर्ट पीरियड का बीमारी होता है। और क्रॉनिक जो होता है वो क्या होता है? लॉन्ग पीरियड का बीमारी होता है। मतलब समझ रहे हो? अगर किसी को डायबिटीज है तो वो डायबिटीज ऐसा नहीं है कि परसों डायबिटीज हो गया था, 2 गोली खाए आज ठीक हो गया, समझे? लेकिन परसों बुखार हुआ, टेबलेट खाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो चीज जो है एक्यूट है। जो कल परसों तबीयत खराब हुआ, दवाई खाए ठीक हो गया, ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलेगा उसे क्या बोलेंगे? क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समझ में आई बात? तो यहां पे बोला कि जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने से बीमारी होती है वो एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। बात समझे? कोई बीमारी जल्दी ठीक भी हो जाती है अगर ढंग से इलाज किया जाए तो, और कोई बीमारी ऐसी है जो एक बार हो गया तो जिंदगी, जब तक तुम जिंदा हो तब तक वो बीमारी छूटने वाला नहीं है। उसी में से है एड्स। एड्स बीमारी के बारे में सुने सब है, लेकिन एड्स में होता क्या है ये पता किसी को नहीं। किसी किसी को होगा, मुश्किल से। कितने लोगों को पता एड्स में क्या होता है? हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 4 लोगों को पता है। तुमको ही पता है? हाँ, आस्था पता है क्या होता है? हाँ,
इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सही बोली। 5 बच्चे को पता है, इतने बच्चों में 5 बच्चों को पता है कि एड्स में क्या होता है। एड्स में आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी का वो इम्यून सिस्टम का वो पार्ट, हमारे इम्यून सिस्टम का वो पार्ट जो हमें बीमार होने नहीं देता है, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारे बॉडी का वो हिस्सा जो हमें बीमार होने नहीं देता, उसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। मतलब आप जो बीमार पड़ते हैं, बीमार आप तब पड़ते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लेकिन और वही इम्यून सिस्टम जो है आपको बीमारी से निजात दिलाता है। बीमारी से आप ठीक हो जो होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ही आपको ठीक करता है। लेकिन जरा सोचो, जो आपको ठीक कर रहा है वो खुद बीमार हो जाए तो ठीक कौन करेगा? यही होता है एड्स में। एड्स बीमारी जो है ये ऐसी बीमारी है कि इसमें तुम्हारा वो सिस्टम बीमार हो जाता है जो तुमको बीमार होने नहीं देता। ठीक है? एड्स में इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तब तुम किसी भी बीमारी से बीमार हो जाओगे। तुमको अगर सर्दी हो गया तो कभी नहीं छूटेगा, ठीक है ना होगा। तुमको टाइफाइड हो गया कभी ठीक है नहीं होगा। तुमको मलेरिया हो गया कभी ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि तुम टाइफाइड से, इसलिए तुमको टाइफाइड ठीक हो जा रहा था क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम तुमको ठीक कर दे रहा था। तुम्हारा मलेरिया इसलिए ठीक हो रहा था क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसको ठीक कर रहा था। तुम्हारा कोल्ड जो होता है, तुमको ठंडी सर्दी खांसी जुकाम, वो इसलिए ठीक हो रहा था क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसको ठीक कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एड्स में इम्यून सिस्टम खुद बीमार है, इसीलिए तुम कोई भी बीमारी अगर तुमको हो गया तो वो बीमारी तुमको कब्रिस्तान लेके चला जाएगा। वो बीमारी तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम निकल नहीं लेते हो, इस धरती का बोझ कम नहीं कर देते। बात आई समझ में? तो इसीलिए एड्स खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसमें आपका एड्स में तुम लोग सोचते हो कोई सेक्सुअल पार्ट में कुछ होता है। सेक्सुअल पार्ट में कुछ नहीं होता। सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ये बीमारी होती है, और जब ये बीमारी होती है तो आपका इम्यून सिस्टम पूरा कमजोर, आप कोई भी बीमारी पकड़ के निकल लोगे। बात समझ में आई? जो बीमारी से नॉर्मल बंदा को कुछ नहीं होगा, वो बीमारी तुम्हारे लिए जानलेवा हो जाएगा। उसी बीमारी को क्या बोलते हैं? एड्स। क्या बोलते हैं? और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक आते हैं। तो यहां पे बोला कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने से अगर किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो उसी को हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उसको ये बीमारी है, STI है, और बहुत लोगों को पता चल जाता है STI है उसको। तो अब किन लोगों को पता चलेगा और किन लोगों को पता नहीं चलेगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। बात आई समझ में? क्योंकि ये बीमारी जो होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है। कहाँ है? अगर ये महिला है, अगर कोई फीमेल है, तो फीमेल के बॉडी में ये उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। तो इसी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ट्रैक ये हो गया, मान लो वजाइना हो गया, तो ये जो वजाइना है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? योनि। तो ये जो योनि है, इस योनि में अगर मान लो कहीं इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया? कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, तो यही इन्फेक्शन कहां हो रहा है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव, फीमेल के किसमें? प्रजनन अंग में। तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है, इसी इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं वेनेरल डिजीज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? या फिर क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं?
या बोला जाए कि यहाँ मान लो कोई मेल है और मेल का ये पेनिस है, तो मेल के पेनिस में ध्यान से समझोगे, मेल के पेनिस में यहाँ पे मेल का जो पेनिस होगा, तो इस पेनिस में अगर इन्फेक्शन हो गया, यहाँ मान लो अंदर में यूरेथ्रा है, ये क्या है, यूरेथ्रा, इसी से यूरिन जाता है ना, अरे बोलो, यहां से ही यूरिन जाता है, यूरिन पास आउट करता है, सुसु यहीं से आता है। अगर इस रास्ते में कहीं इन्फेक्शन हो गया तो इस इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे, वेरिनल डिजीज, क्या बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, क्या बोलेंगे, क्लियर है। अब एग्जाम्पल क्या क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, गोनेरिया, दूसरा क्या है, सिफिलिस, तीसरा क्या है, जेनेटल हर्प्स, चौथा क्या है, क्लमाइडाइसिस, पांचवा क्या है, जेनेटल वार्ड, छठा क्या है, ट्राइकोमोनियासिस, सातवां क्या है, हेपेटाइटिस बी, आठवां क्या है, HIV और एड्स। HIV वायरस का नाम है, HIV क्या है, वायरस है, क्या है, और इसी वायरस से कौन सा बीमारी होता है, एड्स होता है। कौन सा बीमारी होता है, एड्स, और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या बोलेगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या बोलेगा, एक्वायर्ड, क्या बोलेगा, इम्यूनो, क्या बोलोगे, इम्यूनो डिफिशियंसी, क्या बोलोगे, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का स्पेलिंग रे, DEFICEN, डबल N डबल F, सही लिखे हैं, डबल F नहीं होगा, गधास, खुद है दिक्कत। सही लिखे हैं क्या, ई से पहले आई होगा, EI, सही है, अच्छा सी के बाद आई होगा, एफ के बाद ICIE, वो आई भी रहेगा और ये सी भी रहेगा, उसके बाद IE, ठीक है, DEFICIENCY, चलो ध्यान से सुनो, तो यहां पे हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, क्या हो गया फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम, ऑफ लिखा है, नहीं लिखा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या बोलेगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, ये फुल फॉर्म बिहार बोर्ड में आ जाता है, समझ गया बात को, हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होगा, चलो मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि कौन कौन सा बीमारी हो गया, एक बार बोल दो फिर से जल्दी से, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में, एड्स बोलना, एड्स, क्या बोलना, एड्स, HIV वायरस का नाम है, इस वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्या नाम है,
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या नाम है? देखो ये बीमारी है एड्स, और ये एड्स की बीमारी HIV से होता है, वायरस से। ठीक है, अब देखो ये वायरस होता कैसे है। तो ये वायरस बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज होने से होता है। बॉडी फ्लूइड, शरीर का कोई भी लिक्विड पार्ट, ब्लड वाला लिक्विड पार्ट या सीमेन वाला लिक्विड पार्ट, ये पार्ट जब दो फ्लूइड एक्सचेंज होता है तो उस कंडीशन में ये बीमारी महिला से मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, या फिर आप सैलून में दाढ़ी बना रहे थे, एक कट लग गया उस बंदे को जिसको एड्स का बीमारी था, और उसका ब्लड जो है थोड़ा बहुत भी ब्लड पे लग गया, और उसी ब्लेड से किसी दूसरे को भी सेव कर रहे थे, उसका भी कट लग गया, उसके बाद वो बीमारी उसको भी हो जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक मजे की बात यह है कि ये बीमारी का लक्षण जो होता है 10-15 साल में दिखता है। बात आई समझ में? हाँ, तो 5, 10, 15 साल के बीच में, 5 से 15 साल के बीच में इस बीमारी का लक्षण पता चलता है। बात आई समझ में? हाँ, लक्षण क्या होता है? जगह जगह से तुम्हारा बाल वाल उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कोई बीमार होगा, बीमारी होगी, तुम ठीक नहीं होगे जल्दी। ठीक है, ऐसी सिम्टम्स आने लगता है। इसका इलाज भी नहीं बना अभी तक। ठीक है, चलो काम चल रहा है, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, मिटाओ इसको, आगे बात करते हैं। ध्यान से समझो। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये तो हमने सब बोल दिया। अब कह रहा है कि कौन कौन बीमारी फैलता कैसे कैसे है, अभी बता दिया मैं। बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होने से फैला, या फिर बॉडी ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैला, या शेविंग वगैरह कर रहे थे उससे फैल गया। साथ में खाने से ये सेक्सुअल STI नहीं फैलता है, साथ में खाने से नहीं फैलता है, किसिंग मुसिंग से भी नहीं फैलता है। बात आई समझ में? हाँ, तो बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल, एक ही इंजेक्शन लगाए किसी को और वही इंजेक्शन दूसरे को भी लगा दिए, नीडल को चेंज नहीं किए, तो इस कंडीशन में बीमारी एक से दूसरे के बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। उसके बाद कर रहा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी का ऑपरेशन हो रहा था और वो ऑपरेशन जिस हथियार से किया गया, ठीक है, जिस भी ब्लेड या चाकू कैंची से किया गया, जिस ब्लेड से पेट चिरा गया, उस ब्लेड को रिप्लेस नहीं किया, उस ब्लेड को ढंग से साफ नहीं किया, तो उस कंडीशन में एक से दूसरे के अंदर बीमारी हो जाएगी। बात आई समझ में? और तीसरा कारण है, अगर कोई माँ मदर इंफेक्टेड है तो उसके पेट में अगर पल रहा है बच्चा, तो वो बच्चा भी क्या होगा? इंफेक्टेड हो जाएगा। बात आई समझ में? ये कैसे कैसे फैलेगा, समझ में आ गया? अरे बोल, पहले बताओ, पहला कारण क्या है फैलने का? शेयरिंग इंजेक्शन नीडल, और दूसरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उसी में बोल गया, इंजेक्शन में ही आ गया। दूसरा आ गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या आ गया? ब्लड डोनेशन जिसको बोलते हो, उसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोल रहा है। अगर तुमको एड्स का बीमारी है और तुम ब्लड डोनेट जाके कर दोगे, जिसको वो ब्लड चढ़ाया जाएगा वो तो गया। बात समझ रहे हो? या तुमको परेशानी थी और तुमको ब्लड की जरूरत पड़ गई, तुम हॉस्पिटल में थे और तुमको जो ब्लड चढ़ाया गया वो किसी एड्स पेशेंट का ब्लड था, गए तुम। बात आई समझ में? हाँ, एक निडल से भी हो जा रहा है, तुमको तो एड्स वाला ब्लड चढ़ा दिया पूरा का पूरा। समझे बात को? तो ये हो गया। अब कह रहा इन सभी बीमारी में जितना भी सेक्सुअल से रिलेटेड डिजीज है, उसमें से किसको किसको छोड़ के हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स और क्या HIV यानी एड्स, ये 3 बीमारी का कंप्लीटली क्योरेबल, इन तीनों को छोड़ के, सॉरी देखो ध्यान से, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स और HIV, ये 3 को छोड़ के जितने भी बीमारी है वो सब बीमारी ठीक हो जाएगा अगर टाइम से इलाज किया गया तो। बात समझे? उधर जो गोनेरिया सिफिलिस अभी पढ़े आप, है ना, वो सब क्यूरेबल है, वो सब ठीक हो सकता है, लेकिन 3 तो बीमारी ठीक नहीं होगा। कौन कौन?
हेपेटाइटिस बी और जेनेटल हर्ब्स और एड्स। क्लियर है? तो ये 3 बीमारी ठीक नहीं होगा। आई बात समझे? अब कह रहा है सिम्टम्स। कल मैंने कहा था बुखार भी अच्छा होता है, बोला था बुखार भी क्या होता है? अच्छा होता है। तो क्यों अच्छा होता है? क्योंकि बुखार इसलिए आया है, बुखार बीमारी नहीं है। बुखार क्या है? बीमारी नहीं है, सिम्टम्स है। क्या है? लक्षण है। लक्षण क्या है? हाँ, वो बुखार आपको बता रहा है कि आपके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर बुखार नहीं आएगा तो आप एंटीबायोटिक टेबलेट नहीं खाओगे। आपके बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, आपका बॉडी अपना शरीर को गर्म कर रहा है ताकि उस गर्म तापमान पे वो बैक्टीरिया मर जाए। बात समझे? मतलब बुखार अच्छा है तो क्यों अच्छा है? क्योंकि आपका शरीर उस बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या कर रहा है? अपने आप को गर्म कर रहा है। समझ रहे हो बात को? अरे भाई, दूध खराब ना हो जाए, सब्जी खराब ना हो जाए, उसको गर्म करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, ताकि अगर सब्जी में बैक्टीरिया चला गया, गर्म कर देंगे तो सब्जी खराब नहीं होगा, क्योंकि वो गर्म टेम्परेचर पे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो शरीर भी बहुत चालाक, शरीर के अंदर बैक्टीरिया गया तो शरीर भी अपने आप को क्या कर लिया? गर्म कर लिया। और जब गर्म कर लिया तो वो बैक्टीरिया को मारने के लिए किया। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? अरे हमको तो बुखार आ गया। तो अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, सर तो डॉक्टर दवाई क्यों देता है? डॉक्टर को तो पता है कि बुखार आया है और बैक्टीरिया मारा जा रहा होगा, तो दवाई खाने की क्या जरूरत है? बुखारे में रहेंगे नहीं। अगर तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा देर तक गर्म रहा तो तुम्हारा शरीर का कुछ कुछ ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में सारा फंक्शन के लिए एंजाइम अपना काम करता है, तब सारा फंक्शन होता है। और एंजाइम एक फिक्स टेम्परेचर पे काम करता है। हमारा बॉडी का फिक्स टेम्परेचर 37 डिग्री है और 37 डिग्री पे ही शरीर का सारा एंजाइम काम करता है। बात समझ रहे हो? और अगर बुखार में हो तो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर 38 या 39 चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में तुम्हारे बॉडी का एंजाइम काम करेगा? बोलो। जब तुम्हारे बॉडी का एंजाइम काम नहीं करेगा तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा ना। और अगर मान लो वो ऑर्गन दिमाग हुआ तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, तब तुम जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। तो डॉक्टर का मानना ये होता है कि अगर एक बार बुखार छूट जाए, उसके बाद तो बैक्टीरिया को तो हम मारिए ना लेंगे एंटीबायोटिक देके। इसीलिए आपको पहले बुखार का गोली दिया ताकि आपका बुखार ठीक हो जाए, उसके साथ साथ में एंटीबायोटिक दिया कि शरीर को उस बैक्टीरिया को मारने के लिए दोबारा हीट ना करना पड़े, दोबारा बुखार लाने की जरूरत ना हो। बात समझे? अरे बोलो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले कि बुखार क्या होता है? अच्छा होता है। लक्षण आ रहा है, अच्छा है। सिम्टम्स आ रहा है, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपको बीमारी का पता चल रहा है, तभी आप इलाज कर पा रहे हैं। नहीं, अगर बीमारी का पता ना चले तो इलाज कैसे कराओगे? पेट में दर्द होगा तबे ना पेट के दर्द का गोली खाओगे। अरे बोलो रे। और जब पेट में दर्द नहीं होगा, पता चला किडनी में पत्थर हो गया और वो दर्द नहीं कर रहा है, पता चला एक दिन इतना बड़ा पत्थर हुआ, किडनी ब्लॉक हो गया और तुम्हारे बॉडी में क्रिएटिनिन हाई हो गया और तुम्हारे मृत्यु हो गया, किसी को पता नहीं चला कि बंदा क्यों मरा। तुम कभी बोलवा नहीं किया कि हमको पेट में दर्द हो रहा था। तो दर्द हो रहा है तब ना तुम किडनी का इलाज करवाए। अरे बोलो। दर्द हो रहा बराबर तुम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हाई एरिया में दर्द होता है, तो दर्द होता तो डॉक्टर का अनुमान लग गया किडनी के आसपास हो रहा है, तो लिख दिया ये टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट करवाया, देखा वहां पे अल्ट्रासाउंड में पत्थर है, किडनी में पत्थर है, तो दिया दवाई पत्थर का, किडनी पत्थर ठीक हो गया और तुम बच गए। अगर दर्द नहीं होता तो तुमको पता चलता कभी हो कि किडनी में पत्थर हुआ है? तो इसीलिए साइन और सिम्टम्स क्या है?
अच्छा है, ताकि बीमारी का इलाज हो सके। बात समझे? तो वही बात यहां पे बोला गया है कि एसटीडी बीमारी में जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने से जो बीमारी होती है, उस बीमारी के यहाँ लक्षण है। जरा देखो और सुनो कौन कौन से लक्षण है। तो यहां पे कह रहा है शुरुआती दौर में यहां पे इचिंग होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? इचिंग। इचिंग मतलब होता है, देखो, नोचना, खुजाना। तो कह रहा है कि अगर मान लो ये फीमेल का ऑर्गन है, अब फीमेल का जो ऑर्गन है इस साइड में अंदर में इतना इन्फेक्शन हुआ, अंदर में इन्फेक्शन हुआ कि ये एरिया इतना खुजाने लगा कि मन कर रहा है उसको नोच के क्या करे, नोच दे पूरा सा, लेकिन ऑप्शन नहीं है कोई इसको ऐसा करने का। तो उस कंडीशन को में उसका मतलब है कि यहां कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है तुमको। बात आई समझ में? है ना? पेनिस है, पेनिस के अंदर में मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया, पेनिस के अंदर में कोई इन्फेक्शन हो गया तो अंदर में खुजली हो रहा है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है खुजाने का। अरे बाहर रहेगा तो बाहर तो खुजा ही लेगा, लेकिन अंदर कैसे खुजाएगा? तो उस कंडीशन में वो सिम्टम्स बता रहा है, वो लक्षण बता रहा है कि तुम्हारे को कोई बीमारी है, जाके डॉक्टर से मिलो, इलाज करवाओ अपना। लेकिन अगर ये लक्षण नहीं आता तो तुमको पता चलता? नहीं चलता। बात समझे? दूसरा लक्षण है फ्लूइड डिस्चार्ज। अपने आप यहां से लिक्विड निकलने लगा, अपने आप कुछ भी लिक्विड निकलेगा, कोई भी द्रव्य पदार्थ निकलेगा, कोई भी पानी जैसा सब्सटेंस यहां से निकलेगा, या यहां से अपने आप ये वाटर जैसा सब्सटेंस निकलेगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से या मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तुम नॉर्मल कहीं जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, अपने आप लिक्विड डिस्चार्ज हो गया, तुमको पता नहीं है कि वो लिक्विड क्या है नहीं है, बस वाटर के जैसा, पानी जैसा है और वो निकल रहा है, इसका मतलब है इन्फेक्शन हुआ है। बात समझे? अगर ये लिक्विड डिस्चार्ज ना होता तुमको पता चलता कि तुम बीमार हो? नहीं। तो इसीलिए साइन और सिम्टम्स क्या है? अच्छा है। आगे सुनो, स्लाइट पेन। अगर आपको यूरिन करने के समय में, सुसु करने के समय में, या रिलेशन बनाने के टाइम में, है ना, माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है जेनिटल रीजन में, जब आप यूरिनेशन करते हो, जब सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो, उस टाइम के में आपका ये जो एरिया है इसमें आपको दर्द होता है, इस एरिया में आपको पेन होता है जेनिटल ऑर्गन में, और पेन हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इसीलिए यहां दर्द होना भी क्या है? अच्छा है, क्योंकि दर्द क्या है? लक्षण है। क्या है? लक्षण, जिससे तुमको पता चल रहा है कि ये और एरिया में कोई प्रॉब्लम है। फिर अगला है स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन। ये वाला एरिया फीमेल में, जैसे मान लो यहां कोई फीमेल है, ये कोई फीमेल है, तो फीमेल का जो पेल्विक रीजन है, ये पैर है, दोनों समझ लो बात को ध्यान से, तो ये पैर है, तो ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन में, इस रीजन को पेल्विक रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पेल्विक रीजन कहा जाता है। तो ये जो पेल्विक रीजन में सूजन आ जाना, ये सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना, मान लो अगर कोई मेल है, मेल का जो स्क्रोटम है, मेल का जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस बहुत ज्यादा फूल गया है। बात समझ रहे हो? बहुत ज्यादा टेस्टिस फूल गया है, स्क्रोटम में पानी भर गया है, तो ऐसा सूजन का आ जाना, है ना, यहाँ पे मेल का प्राइवेट पार्ट में सूजन आ जाना, पानी भर जाना, है ना, तो ये भी क्या है? लक्षण है। क्या है? और लक्षण क्या होता है? अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा, क्योंकि इससे क्या पता चलता है? बीमारी पता चलता है। क्या पता चलता है? बीमारी पता चलता है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए जो लक्षण होते हैं वो लक्षण क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, ताकि आपको पता चलता है कि आप बीमार हो या नहीं हो। बात आई समझ में? लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं आए तो क्या होगा? अगर मान लो तुमको दर्द का एहसास नहीं हो रहा, तुमको खुजली नहीं हो रहा, तुमको जलन महसूस नहीं हो रहा, कोई डाउट है? कोई डाउट है सलमान? हाँ,
तुमको सूजन नहीं आ रहा, तुमको जलन महसूस नहीं हो रहा, तुमको दर्द नहीं हो रहा, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से म्यूकस लिक्विड डिस्चार्ज नहीं हो रहा, ब्लड नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है तुमको सिम्टम्स नहीं दिख रहा। सिम्टम्स अगर मान लो प्रॉब्लम है और सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में समस्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे बोलो, तुम बीमार हो, तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई इंफेक्शन है लेकिन सिम्टम्स और लक्षण पता नहीं चल रहा है, तो वो चीज मुश्किल वाली है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वही बात बोला गया कि अगर लक्षण का पता नहीं चला तब क्या होगा, अगर लक्षण का पता नहीं चल रहा है तब क्या क्या होगा, जरा समझोगे? कह रहा है कि अगर लक्षण नहीं होता है तो क्या डिजीज हो जाता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या होता है? क्या होता है? जिसको शॉर्ट कोट में हम लोग पीड बोलते हैं, PID। क्या बोलते हैं? जैसे कि अगर मान लो यहाँ कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसमें यहाँ ओवरी है, तो ये ओवरी में ऐसे सूजन आ जाना, या पूरा का पूरा ये जो आप ये फीमेल का ये बच्चादानी देख रहे हो, यूट्रस देख रहे हो, इसमें सूजन आ जाना, ठीक है? या फैलोपियन ट्यूब में सूजन आ जाना, ये भी सूजन आ गया, इसमें स्वेल कर गया, और तुमको ना दर्द का एहसास हुआ और ना तुमको पेन हुआ, तो उस कंडीशन में, उसी कंडीशन को हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये हो गया तो तुमको फिर बाद में काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा। एक बार शुरुआती दौर में सिम्टम्स नहीं आया, शुरुआती दौर में जब ये हो रहा था, छोटा कंडीशन था, तब दर्द वर्द नहीं आया, तब लक्षण पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब ये इतना फैल गया कि पूरा एरिया इन्फेक्टेड हो गया और अब तुम दर्द से बाप बाप कर रहे हो और तुमको कोई नजर नहीं आ रहा, दुनिया नजर नहीं आ रहा, इतना ज्यादा दर्द से तुम गुजर रहे हो। तो ये अगर लक्षण पहले आता तो क्या ये बीमारी होने देते? बोलो, अगर पहले लक्षण आता तो क्या ये बीमारी होने देते? नहीं होने देते। बात आई समझ में? अगला है एबॉर्शन। कभी कभी यहाँ पे अगर लक्षण पता नहीं चलता है, ध्यान से सुनना, तो कभी कभी कोई महिला जो है लक्षण पता नहीं होने के कारण इसका जो बेबी होता है, बेबी कहने का मतलब बच्चा जब छोटा रूप में होता है, जब भ्रूण के रूप में होता है, जब फीटस वाले कंडीशन में होता है, या फर्टिलाइजेशन वाले पीरियड में होता है, या फिर है ना बच्चा जन्म होने से पहले, बच्चा डिलीवरी होने से पहले, और उस कंडीशन में ये बच्चा अबॉर्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? अबॉर्ट। क्योंकि आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम था, कोई इन्फेक्शन था, और आपको वो इन्फेक्शन का सिम्टम्स नहीं मिला, इसीलिए आज आपका बच्चा गिर जा रहा है, मिसकैरेज हो जा रही है। बोलते हैं ना, सुने होंगे बहुत लोगों का कहानी कि बच्चा मिसकैरेज हो गया, पहला बच्चा भी मिसकैरेज हो गया, दूसरा बच्चा भी मिसकैरेज हो गया, बच्चा मतलब नहीं रुक रहा है पेट में, यूट्रस में, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि अब तब उसको जरूर कोई ना कोई बीमारी हुई होगी। बात आई समझ में? जिसकी वजह से उसका बच्चा मिसकैरेज हो जा रहा है बार बार। ठीक है। तीसरा है, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपका यूट्रस के अंदर इतना प्रॉब्लम आ गया कि आपका बच्चा वहां पे डेथ कर गया। क्या कर गया? डेथ कर गया। तो इसीलिए बच्चा पैदा लेगा तो कैसा बच्चा पैदा लेगा? मरा हुआ बच्चा पैदा लेगा। कैसा बच्चा पैदा लेगा? मरा हुआ। इसका मतलब आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन था और इस इन्फेक्शन का सिम्टम्स नहीं आया, तब ना आपका बच्चा आज मर गया। अगर आपको सिम्टम्स आ जाता तो आप इलाज कराते ना जी, लेकिन आज आप इलाज नहीं कराए, आपको मरा हुआ बच्चा पैदा ले रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद
यहीं पे इम्प्लांट हो जाता है, और यहां पे जब इम्प्लांट हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया, तो बच्चे का डेवलपमेंट इसी फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। बच्चे का डेवलपमेंट यही फैलोपियन ट्यूब में होगा, समझोगे ध्यान से। बच्चे का डेवलपमेंट यही फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। ये फैलोपियन ट्यूब है और इसी फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे बच्चा का डेवलपमेंट होगा। इसी टाइप का प्रेगनेंसी को हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक। खासकर जो महिला सिगरेट पीती है, वैसी महिलाओं का ये फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है, बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरनाक है। यानी मां के लिए भी खतरनाक है और बच्चे के लिए भी खतरनाक। बात समझे? जानलेवा है, दोनों की जान जा सकती है। क्लियर है ये वाला बात भी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगला है 6 नंबर पे 5 नंबर पे इनफर्टिलिटी। या तो ऐसा होता है बांझपन आ जाता है, एक कपल मां या बाप, दोनों कपल मां बाप नहीं बन पाते हैं, सब सही है, मेंस्ट्रुअल सब, जैसे कि बोला जाए, एग्जांपल दे तुम लोगों को, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे मान लो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ पे मान लो फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो गया, इधर इन्फेक्शन हो गया, पता चला ये नॉर्मल सेक्स कर रही हो, लेकिन स्पर्म जो है जाके फर्टिलाइज कर ही नहीं रहा है, इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म मिल ही नहीं पा रहा, जिसके वजह से स्पर्म जब नहीं मिल रहा तो ये कंसीव नहीं कर पाती है, और कंसीव नहीं कर पाएगी स्टेनोटॉम, ये कंसीव नहीं करेगी, तो इस कंडीशन में ये मां बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए यहां पे बोल रहा है इनफर्टिलिटी। लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड इन्फेक्शन कैन ब्लॉक रिप्रोडक्टिव पैसेज। लगातार लंबे समय तक इन्फेक्शन अगर रह गया शरीर में और इलाज नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में रिप्रोडक्टिव पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे डिफिकल्ट होगा या इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी वुमेन के लिए कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना। बात समझे? आया ना? अरे बोलना रे। और यहां तक कि ये बोला जा रहा है कि फीमेल का ये वाला पार्ट, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, समझोगे ध्यान से, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, इस रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहाँ पे एक सर्विक्स वाला रीजन होता है। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। होता है कि नहीं होता है? इसी सर्विक्स में सेल डिवीजन इतनी ज्यादा होने लग जाती है, सेल डिवीजन इतनी होने लग जाती है, यहाँ सेल का मात्रा बन जाता है बहुत ज्यादा, जिसके वजह से सेल पूरा ब्लॉक कर देता है, और इसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर। और इस कैंसर को सर्विक्स में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो इसी कैंसर को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वाइकल कैंसर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ए बेबी कुमारी, उठा के पीट देंगे तुमको हम, छिड़िया जाओगे, पटक देंगे नीचे तुमको। बकलोलिया पढ़ा रहे हैं, तुम बराती आई है, हैं? प्लेट व्लेट लगवाए आगे, डोसा वोसा खाओगी, डेयरी मिल्क वगैरह कुछ नहीं खाओगी, तो ऐसे काहे बैठी हुई जैसे अब बस भोजपुरी बांटने वाले हैं? तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो सर्विक्स है, इस सर्विक्स में सेल की मात्रा नंबर बढ़ गई, जिसके वजह से सर्विक्स क्या हो गया? ब्लॉक। और इसी को हम लोग कौन सा कैंसर बोलते हैं? सर्वाइकल के। बहुत कॉमन बीमारी है, आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा हो रहा है ना, सर्वाइकल कैंसर। तो वही बोला गया कि अगर शुरुआती दौर में अगर सिम्टम्स आ जाता, स्टेनोटॉम कान के नीचे देंगे,
यहाँ पे बोला कि शुरुआती दौर में अगर दर्द का पता चलता, अगर शुरुआती दौर में कोई प्रॉब्लम का पता चलता, शुरुआती दौर में खुजली हो जाता, शुरुआती दौर में म्यूकस डिस्चार्ज हो जाता, शुरुआती दौर में पेन हो जाता, तो वो महिला डॉक्टर से मिलती कि नहीं मिलती? मिलती। और जब डॉक्टर से मिलती तो डॉक्टर चेकअप करते, चेकअप करने से पता चल जाता कि यहाँ पे सर्विक्स में सेल का नंबर बढ़ रहा है, अभी अगर अभी रोक दिया गया तो सही है, नहीं तो ये सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा, इस पूरे एरिया को काट के हटाना पड़ेगा ऑपरेशन करके। तो इसी को हम लोग सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक बार इसको कर दिया ऐसा तो फिर दोबारा वो मां नहीं बन पाएगी, है ना। और खासकर मान लो अगर कोई लड़की कुंवारी है जिसका शादी नहीं हुआ, अनमैरिड गर्ल है कोई, है ना, उसका साथ ऐसा हो गया तब तो भारी समस्या हो जाएगी। नहीं होगी? बिल्कुल समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई भी फीमेल को फीमेल गायनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उसको बताना चाहिए प्रॉब्लम, तब वो चेकअप करेगा और देखेगा कि कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? कितना अच्छा बात है ना कि आप लोगों को चैप्टर में ये सारा कंटेंट दिया हुआ है, आप सारी बातों को समझ रहे हो। कल को चल के कभी आपको नहीं किसी और को ही प्रॉब्लम हुआ, कम से कम आप उसे सजेस्ट तो कर सकते हो कि ऐसा ऐसा सिम्टम्स होता है, तुम एक बार डॉक्टर से मिलके कंसल्ट कर लो, चेकअप करवा लो। तो इससे क्या हो गया? बायोलॉजी रखने से यही एक फायदा होता है, आपके परिवार में कभी भी किसी का इलाज होगा तो आप रिपोर्ट पढ़ सकते हो, आप रिपोर्ट देख सकते हो, कैसी बीमारी है ये पता चल जाएगा तुमको, और सही से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी तुमको पता चल जाएगा। ठीक है? पता चल जाता है। थोड़ा मोड़ा गूगल का सहारा ले लोगे, है ना। दवाई, कोई इंसान दवाई दिखाता तो 4 दवाई या 4 दवाई का नाम गूगल पे डाले, उसका यूज बताए तो यूज आ गया, उसका पता चल गया कि तुमको ये प्रॉब्लम था, हाँ नहीं ये दवाई उसके लिए, तुमको ये भी प्रॉब्लम था, हाँ ये दवाई उसके लिए। वो समझ लिया, अरे वाह पढ़ा लिखा आदमी है, गांव में तो तुमको इज्जत मिलेगा भर भर के। बात समझे? तो अभी भी है हमारी दीदी, रेडियो बड़ी वाली दीदी मिलाए थे उस दिन, तो वो जब आती है गांव तो आसपास के रिलेटिव सब आते हैं दवाई लिखवाने उससे। पटना में मेडिकल हॉस्पिटल में से पढ़ी है, डॉक्टर है, दवाई लिख दो, तो उसको कैच जर्नल सब दवाई याद है कि बुखार में कौन सा प्रॉब्लम है। तो गांव के लोगों को कौन सा प्रॉब्लम होता? बुखार होगा, सर्दी खांसी होगा, और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पेट में दर्द होगा, या पेट खराब होगा, लूज मोशन होगा, यही होता है। तो उसमें 400 500 1000 दवाई याद है, उसको लिख देती है, जाइए ये दवाई ले लीजिएगा, और लिख दिए सस्ता वाला, लीजिए सस्ता वाला लीजिएगा। ये भी वही काम करेगा, महंगा वाला भी वही काम करेगा। तो सस्ता वाला दवाई लिख दी, वो जाके ले लिया, पैदा हो गया, और उसको डॉक्टर को दिखाने का पैसा भी नहीं लगा, काम भी हो गया। ठीक है? तो वही चीज है। तो तुम भी 10 दवाई ना, हम भी याद करके रखे हैं 5-10 दवाई। ठीक है? कोई बच्चा बोलता है ना सर हमको है ही हो गया है, माथा में दर्द है, आज क्लास में आएंगे तो हम उसको बोलेंगे ड्रिस्प्रिन खा लो आ जाओ। कोई बोलता है सर पेट में दर्द है नहीं आ पाएंगे, हम बोले सुपर स्पास खा लो आ जाओ। कोई बोलता है सर पेट खराब है नहीं आ पाएंगे, तो बोलेंगे मेट्रोजिल खा लो या स्प्रोट खा लो आ जाओ। कोई बोलता है सर हमको बुखार है क्या करें, हम बोले क्लास आने से पहले आधा घंटा पहले पैरासीटामोल खा लेना। कोई बोलता है सर हमको नाक बह रहा है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, सर में दर्द है, कोई बात नहीं लिवोसेटाम लो, सोने के टाइम पे खा लेना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो यही बुखारी होती है। सर बुखार आ रहा है 3 दिन से, कोई बात नहीं 3 दिन का दवाई लो, जनप्लस प्लस ले लो और साथ में डोलो खाओ या पैरासीटामोल खाओ, और उसके बाद जो है तुमको बुखार एंटीबायोटिक खाओ और बुखार का भी खाओ 2-3 दिन। अगर 3 दिन में ठीक नहीं होगा तब डॉक्टर से मिलना। हो गया, इतने तो दवाई होता है, यही सब डॉक्टर लिखता है। ठीक है? तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कॉमन बीमारी है। ठीक है? आओ। हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, हमेशा जब भी ये बुखार उखार लगेगा तुम 3 दिन तक दवाई लेना, नॉर्मल जो जनरल दवाई खाते हो। 3 दिन तक के अंदर तीसरा से चौथा दिन तक अगर तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक हो गया तब तो ठीक है। अगर तीसरा से चौथा दिन तुमको ठीक नहीं हुआ तब तुम कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, रिपोर्ट वहां पे करवाओ, टेस्ट वेस्ट करवाओ, तब तुम्हारा इलाज जल्दी पकड़ में आएगा।
बात आई समझ में? 2 से 3 दिन पहले लोकल डॉक्टर जो होता, लोकल दवाई जो होता वो अपना करके चलो। तो अब यहां पे बोला कि खासकर जो एसटीडी बीमारी होती है, एसटीडी बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन जो होता है, किस एज के लोगों को होता है? तो ज्यादातर ये होता है 15 से 24 साल के बीच के लोगों को, है ना। ऐसा नहीं कि 25 साल के लोगों को नहीं होगा, उसको भी हो सकता है, 26 साल के लोगों को भी हो सकता है, या 28 साल के लोगों को भी हो सकता है। लेकिन ये बोला कि ज्यादातर 15 से 24 साल के बीच के लोगों को होता है। बात आई समझ में? और खासकर वैसे लोग जो मल्टीपल पार्टनर रखते हैं सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, है ना, तो उस कंडीशन में वो उन लोगों को बीमारी हो सकती है। क्योंकि जान कहां रहा है कि सामने वाले को एड्स है कि नहीं। यहां तक कि जिसको एड्स है उसको भी नहीं पता है कि उसको एड्स है। लो, पहले तुम रिलेशन बना लिया, अब उसको भी बीमारी, तुमको भी बीमारी। जाओ साथ में जाओगे बढ़िया। और वैसे भी सेम बीमारी के साथ जाओगे ऊपर, तब ना भगवान तुम्हारा सेम ट्रीटमेंट देंगे। आओ रे पापियों, आओ आओ बढ़िया से आओ। तुम लोग को बढ़िया एकदम तुम्हारे लिए गरम तेल में एकदम रखे हुए पकौड़ा बनाएंगे तुम्हारा, बकलोलवा सब। दूसरा यहाँ पे ये बोला कि इससे बचने के लिए क्या करेंगे, जब भी सेक्सुअल रिलेशन बनाएं तो कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें, बैरियर्स का इस्तेमाल करें। बैरियर्स में भी कौन, यहाँ पे सारा कॉन्ट्रासेप्शन नहीं बोला। ये बोला सहेली ले लीजिए, ये बोला कि डायफ्राम्स यूज कीजिए, बोला नहीं बोला। बोला कि सर्वाइकल कैप यूज कीजिए, नहीं बोला। क्या बोला कि कॉपर टी इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज कीजिए, नहीं बोला। क्या यूज करने बोला? कॉन्डम यूज करने बोला। क्योंकि कॉन्डम क्या कर रहा है, बॉडी का फ्लूइड जाने ही नहीं दे रहा फीमेल बॉडी में। और हम अभी बोले थे कि सेक्सुअल इन्फेक्शन तब ज्यादा होता है जब बॉडी फ्लूइड क्या होता है, एक्सचेंज होता है। बात आई समझ में? हाँ, एक कंडीशन से हाथ मिलाने से भी बीमारी हो सकती है, लेकिन कैसे? जब दोनों का हाथ सेम लोकेशन पे कट जाए। दोनों का हाथ कटा था, दोनों का ब्लड निकल रहा था और दोनों हाथ मिला लिया, जैसे ही इधर का सेल उधर हुआ, हल्का सा भी हो गया उसको भी डिजीज। लेकिन नॉर्मल हाथ मिलाने से अगर ठीक ठाक हो तो नहीं फैलेगा, साथ में खाने से, साथ में सोने से नहीं फैलेगा। बात आई समझ में? लेकिन ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए तब होगा। ठीक है। अब अगर आपको किसी तरीके का, अभी जितना सिम्टम्स आप देखे, इन सारे सिम्टम्स में आपको जरा भी डाउट हो रहा है तो आप किसी बढ़िया डॉक्टर से मिले, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले, जिससे आपका इलाज और जांच जल्दी हो और आपका बीमारी जल्दी पकड़ में आए। और आपका बीमारी जितनी जल्दी पकड़ में आएगा, आपका इलाज उतना बेहतर होगा। आई बात समझ में? इनफर्टिलिटी, बांझपन, यानी जो महिला अपने बच्चे को, किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, उसी को इनफर्टिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो कपल माँ बाप नहीं बन पाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी, है ना। इसका कॉजेज जो होगा फिजिकल भी हो सकता है, कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, या तो कोई डिजीज हो सकता है, या ड्रग्स लेता है, या कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। बात आई समझ में? चलो, कल तुम लोगों को जहां पे प्रॉब्लम हुआ था अब वो टॉपिक आ गया है। ठीक है, टाइम हो गया है। कितना टाइम हो गया? 11:46। तो क्या हो गया, कहीं जाना है तुम लोग को? हाँ, सुन लो, 5-10 मिनट सुनो ना, 10 मिनट में हो जाएगा। अरे 10 मिनट दो ना हमको। हाँ, जिसका फ्राइडे हो जाओ। चलो, यहां पे क्या बोला? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। 1:15 में जमात खड़ा होगा, 1:15-10 में, तो आराम से 12:30 बजे तू घर पहुंचा तो 12:30 बजे भी नहा के निकलेगा, आराम से पकड़ लेगा। ठीक है, और जल्दी है तो जा सकते हो, अगर लेट होता है तुमको तो जाओ, हम नहीं रोक रहे। कल पढ़ाए थे, हम रिवाइज करा रहे हैं। सुनो ध्यान से। अगर कोई कपल यहाँ पे माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, ये कोई ना कोई कारण होगा, सीधा बैठ, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से माँ बाप नहीं बन पा रहे। जो भी कारण होगा,
जो भी कारण होगा डॉक्टर उसको बता देंगे कि आपको ये वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका स्पर्म की कमी है, आपकी वाइफ का एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई ना कोई कारण होगा। इस कारण को डॉक्टर बताएंगे कि आपको ये कारण है, तब कहेगा कि डॉक्टर साहब इसका कोई उपाय, बोलेगा इसका एक ही उपाय है, आर्ट। क्या उपाय है? आर्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को फर्टाइल बनाया गया है और बहुत सारे लोगों का फर्टिलिटी प्रॉब्लम को ठीक किया गया है और उनका घर में उनके बच्चों का जन्म हुआ, उनके बच्चे आए हैं। अब यहाँ पे पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझते हो? विट्रो का मतलब होता है लैब। क्या होता है? विट्रो का मतलब क्या होता है? लैब। तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर, ठीक है, लैब के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल रहा है ना? अरे बोलो रे, बोलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल रहा है, तो लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन। बात समझ रहे हो? कहां फर्टिलाइजेशन? लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन। अब लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? मान लो यहाँ पे कोई मेल है और इस मेल के बॉडी से यहाँ पे स्पर्म निकाल लिए हैं, ठीक है, एक डब्बा में स्पर्म भर लिए, ठीक है ना, ध्यान से समझना। यहाँ पे स्पर्म है, ठीक है, अब इस स्पर्म को क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे कोई फीमेल है, ये कोई फीमेल है और इसके बॉडी से हम निकाल लिए, इसके बॉडी में यहाँ ओवरी है तो ओवरी से निकाल लिए, यहाँ पे एग निकाल लिए। क्या निकाल लिए? एग निकाल लिए, जिसको अंडा बोल रहे हैं, ठीक है, अंडा निकाल लिए। तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या किए, अंडे को रख दिए, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में अंडे को रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से स्पर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्पर्म निकालेंगे। तो स्पर्म निकाल के हम लोग इस स्पर्म को डाल देंगे कहाँ? इस एग के अंदर। कहाँ डाल देंगे? इस एग के अंदर डाल देंगे, अंडा के अंदर डाल देंगे। तो अंडा के अंदर जैसे स्पर्म को डालेंगे तो फर्टिलाइजेशन हुआ। बोलो, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे मेल का पार्ट और फीमेल का पार्ट, ध्यान से समझो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल गया है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल गया है, स्पर्म के साथ मिल गया है और यहाँ बन गया जायगोट। क्या बन गया? जायगोट। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुई कि नहीं हुई? बोलो, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? बोलो, बोलवे नहीं करेगा, नहीं बोलेगा छुट्टी नहीं देंगे, बता दे रहा है। हाँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? टेस्ट ट्यूब के अंदर। और इसी फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? आप फर्टिलाइजेशन करने के बाद जायगोट बन गया, बोलो, आप इस जायगोट को बॉडी के अंदर डालेंगे। कहाँ डालेंगे? आप यहाँ पे मान लो ये कोई फीमेल है, ध्यान से समझो। अब यहाँ किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर हम इस जायगोट को, ये जायगोट को लिए और ये जायगोट को मान लिया ये जायगोट है, तो जायगोट अगर कितना सेल स्टेज में है? 8 सेल स्टेज में है। कितना सेल स्टेज में है? तो 8 सेल स्टेज में ये जायगोट को कहाँ छोड़ा जाएगा? कहाँ छोड़ा जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में छोड़ा जाएगा। कहाँ छोड़ा जाएगा? कहाँ छोड़ा जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में छोड़ा जाएगा। कहाँ छोड़ा गया? और फैलोपियन ट्यूब में जब छोड़ा गया, किसको छोड़ा गया? किसको? क्या बोलेंगे? जिफ्ट बोलेंगे। 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 क्लियर है ये बात? तो यहां इसको हम लोग बोलेंगे जिफ्ट। क्या बोलेंगे? जिफ्ट बोलेंगे। फुल फॉर्म क्या होगा? जेड से जायगोट। क्या हो जाएगा? जायगोट। ठीक है। आई से क्या हो जाएगा? इंट्रा। क्या हो जाएगा? इंट्रा। जी से क्या?
एफ से क्या हो जाएगा? फैलोपियन। क्या हो जाएगा? फैलोपियन हो जाएगा। और टी से क्या होगा? ट्रांसफर। बात समझे? टी से क्या हो गया? ट्रांसफर। समझ में आया? तो यहाँ पे 8 सेल स्टेज था। कितना सेल था? 8 सेल स्टेज में कहा छोड़ा गया? फैलोपियन ट्यूब में। इसी को क्या बोलेंगे? जिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये बात समझ में आई? अरे बोलो। अब अगली बात सुनो। यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है कि 8 सेल नहीं 16 सेल स्टेज है। कितना सेल स्टेज है? 16 सेल स्टेज है। यहाँ पे 16 सेल स्टेज है। तो ये जो 16 सेल स्टेज है, ये जो 16 सेल स्टेज है, समझोगे? तो ये 16 सेल स्टेज जो आप देख रहे हो, इस 16 सेल स्टेज में डालना है। टेस्ट ट्यूब में ही 8 सेल नहीं 16 सेल बना लिए। कितना सेल? 16 सेल। तब उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे फिर आप इसको ट्रांसफर करेंगे। जब इसको ट्रांसफर करेंगे फीमेल बॉडी में, जब इसको ट्रांसफर करेंगे इस फीमेल बॉडी में, तब इसको कहां छोड़ेंगे? इंडोमेट्रियम पे। कहां छोड़ेंगे? तब इसको डाल देंगे हम लोग यहाँ बीच में, यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ जाके इंडोमेट्रियम पे छोड़ दिए, यहाँ चिपक गया। ये 16 सेल स्टेज वाला डायरेक्ट यहाँ प्लांट हो गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? IUT। क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म क्या होगा? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। हो गया? ये बात भी समझ में आ गया? बोलो किसी को दिक्कत है? पूछ लो, इसके बाद दोबारा नहीं आएगा। आज लास्ट है ये। आज ये लास्ट है, ये लास्ट रिवीजन चल रहा है। आज के बाद ये दोबारा किसी दिन नहीं आएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। और आएगा क्योंकि पिछले साल यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो अगले साल तो पूछवे करेगा। इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकता इस टॉपिक को। पहले लगातार पूछता था, पिछले साल नहीं पूछा, तो अब तो पूछेगा ही पूछेगा। बात समझे बात को? तो यहां पे ये हो गया। क्लियर है? आगे सुनो। तो IUT यहाँ पे ZIFT समझ में आया? अच्छा, IUT समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे गिफ्ट। क्या पढ़ेंगे? गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है? तो जल्दी से यहाँ पे रीडिंग मार लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद फिर रीडिंग कर लोगे ना तुम लोग? रीडिंग कराएंगे कि कर लोगे? कर लोगे, खाली समझा देते हैं। चलो, टाइम कम है, फ्राइडे है आज। आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम एक लेडीज बना रहे हैं। ठीक है, लेडीज बना रहे हैं। ठीक है, जिसको फोटो नहीं ले, कोई लिखना चाहता था, इसको क्या लिखना चाहते हो तो कोई उसमें भी बड़ी दिक्कत नहीं है, लिख लेना, अपलोड कर देंगे वहां पे जो है, तो कर लेना तुम। ठीक है, अपलोड कर देंगे तो वहां से यूट्यूब से अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ध्यान से समझो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक महिला है। ठीक है, ये महिला नंबर 1। ये कोई महिला है। ठीक है, तो ये जो महिला है, ध्यान समझना, ये जो महिला है, ये जो महिला है, इस महिला के बॉडी में ये जो फीमेल है, इस फीमेल के बॉडी में यहां पे ये फीमेल के बॉडी में, ध्यान समझना, तो ये जो फीमेल है, इस फीमेल के बॉडी में एग जो है वो नहीं बन रहा है। मान लेते हैं इसके बॉडी में, इसका जो ओवरी है ना, यहां मान लो इसका यूट्रस है, तो इस यूट्रस में यहां ओवरी देख रहे हो ना, ये ओवरी में एग जो है वो नहीं बन रहा है। इसके शरीर में एग नहीं बन रहा है, इसीलिए ये मां नहीं बन पा रही है। ये औरत मान लो इसका नाम है मंजू देवी। क्या नाम है? मंजू देवी। ठीक है,
किसी के मम्मी का नाम नहीं नहरी है, नहीं तो तुम लोग सोचोगे हमारा मम्मी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा की मम्मी का नाम है इसीलिए नहीं नाम ले रहा है, दूसरे किसी का नाम ले रहे हैं। चलो ये एक नाम देते हैं, विमला ताई है। ये क्या है? विमला ताई। आपने नहीं किसी का? आप किसी का नहीं है। चलो, तो ये विमला ताई जो है ये बनना चाहती है माँ, लेकिन ये वहां माँ नहीं बन पा रही। गई डॉक्टर के पास, पहले तो इधर उधर बहुत भटकी, ठीक है, लेकिन लास्ट में गई डॉक्टर के पास, है ना। कोई डॉक्टर बना था और वो डॉक्टर के पास गई विमला ताई, डॉक्टर साहब हम नहीं माँ बन पा रहे हैं, हमारी शादी को 7-8 साल हो गया, आप बताइए क्या उपाय करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने इसका टेस्ट किया और जब टेस्ट किया तो पता चला इसका ओवरी में सिस्ट हो गया है। ओवरी में क्या हो गया? सिस्ट हो गया। ओवरी इसका खराब हो गया है, और एक नहीं दोनों ओवरी, दोनों ओवरी जो इसका खराब हो गया, इसीलिए अब दोनों ही ओवरी से अंडा नहीं बन रहा, एग नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी इसको मां बनना है। तो बताया डॉक्टर कि देखिए अब आपका में क्या प्रॉब्लम है, आपका ओवरी हम रिपोर्ट करवाए हैं, देखा है कि आपका ओवरी में सिस्ट हो गया और आपका ओवरी जो है अंडा नहीं बना पा रहा है। तो आपको क्या, आपको आप ऐसे मां नहीं बन सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई उपाय कीजिए, डॉक्टर साहब हम नहीं तो हम जी नहीं सकेंगे, जल्दी कोई ना कोई उपाय कर दीजिए। तब डॉक्टर साहब बोला एक उपाय है। क्या है? एक उपाय। बोला कौन सा उपाय? आर्ट। क्या है? आर्ट। तो आर्ट में क्या होगा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस तरीके से हो सकता है। क्या करना होगा डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपका कोई जान पहचान है, आपकी कोई बहन है या आपकी कोई देवरानी, कोई ऐसा जो आपको थोड़ा सपोर्ट करे। हाँ, हमारी एक दोस्त है, हमारी एक बड़ी बहन है, वो कर देगी सपोर्ट। तो आप अपनी बहन को बुलाइए, उस बहन के बॉडी से उसका अंडा निकालेंगे और वो अंडा आपके शरीर में रखेंगे और फिर उस अंडे में आपके बॉडी का, आपके फादर, आपके जो पति है उनका स्पर्म डाल के फर्टिलाइज करवा देंगे और फिर आपके बच्चा में ही, आपके गर्भ में ही वो बच्चा बनेगा और इस तरीके से आप मां बन जाएंगी। हाँ डॉक्टर साहब ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बुलाया गया विमला ताई की जो दूसरी बहन है, यहाँ पे दूसरी बहन को बुलाया गया। समझे बात को? ये है कमला ताई। क्या है? कमला ताई। तो ये जो कमला ताई है तो इसको बुलाया गया। तो ये कमला ताई को जब बुलाया गया तो यहां पे इसका बॉडी से क्या हो गया रे? ठीक है, ये आई कमला ताई। अब कमला ताई के बॉडी से थोड़ा सा बड़ी है, लग रही है ना बड़ी। हाँ ठीक है, बड़ी है ये। ठीक है, चलो। तो ये कमला ताई के शरीर में क्या किया गया? तो यहाँ पे इसके बॉडी में जो यहाँ पे इसका जो यूट्रस है, इस यूट्रस और ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे जो ओवरी है, इस ओवरी में जो एग है, इस एग को निकाला गया। डॉक्टर ने क्या किया? इस एग को, ये जो अंडा है, इस अंडे को बाहर निकाल दिया। ठीक है, इस साइड निकालते हैं। यहाँ पे जो ओवरी है ना, दोनों में से कोई एक ओवरी से अंडा बाहर निकला और इस अंडे को बाहर निकाल दिया। निकाल लिया? बोलो। ये अंडा बाहर निकाल दिया, यानी ये ओवम बाहर निकाल लिया। अब इस ओवम को ट्रांसफर करेंगे। कहां करेंगे? ट्रांसफर। तो कहां ट्रांसफर करेंगे? विमला ताई के कहा? फैलोपियन ट्यूब में। कहा? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? बोलो रे। तो फैलोपियन ट्यूब में हमने ट्रांसफर कर दिया, हमने नहीं किया, डॉक्टर ने किया।
ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे फीमेल गैमेट जो है, फीमेल गैमेट, ध्यान से समझो, फीमेल गैमेट जो दूसरे बॉडी से इसके बॉडी में आया, अरे बोल, तो यहाँ पे क्या हो गया, गैमेट, क्या हो गया, गैमेट। कौन आ रहा है, गैमेट। तो कौन गैमेट आया, फीमेल गैमेट। कौन गैमेट आया, कौन गैमेट है, अरे अंडा फीमेल गैमेट है, तो गैमेट आ गया। कहां से आया, दूसरे बॉडी से, अरे बोलो, और दूसरे बॉडी से कहा, फैलोपियन ट्यूब में आया। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अंदर के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंट्रा। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो गैमेट आ रहा है इंट्रा, अंदर आ रहा है, किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और क्या कर दिया, ट्रांसफर किए कि नहीं किए, अरे इस बॉडी से इसमें ट्रांसफर किए कि नहीं किए, तो इसी को क्या बोलेंगे, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हो गया। अब इसका गैमेट अंदर आ गया, अब ये इसके अंदर इसके पति का स्पर्म डाले, क्वाइटस करे, किसी भी तरीके से फर्टिलाइज करवा दिया गया। अब ये अब मां बन जाएगी। इसका यूट्रस उस बच्चे के लिए एकदम उसका मेंटेन कर दिया है, बच्चे के लिए घर तैयार है। यूट्रस, यूट्रस में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ओवरी में था। किसमें दिक्कत था, ओवरी में। अब इसके पास गैमेट आ गया, अब कुछ दिन बाद ये मां बनेगी और ये अपने अपने यूट्रस से बच्चे को जन्म देगी, तो वो बच्चा ये अपना ही समझेगी, भले अंडा उसका नहीं है, लेकिन बच्चा उसके कोख से जन्मा है, उसके गर्भाशय से जन्मा है, तो इसीलिए वहां पे ये बच्चा उसका ही बेटा कहलाएगा। बात आई समझ में, समझ में आया गिफ्ट क्या है, बोलो। इसी में दिक्कत था कल तुम लोगों को, नहीं समझ में आ गया था। चलो आखिरी 2 वर्ड है, 2 वर्ड बस, आखिरी वर्ड ये गिफ्ट हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आप अगला है इंट्रासाइटोपर्मिक स्पर्म। आज हम एक वीडियो डालेंगे तुम लोग के ग्रुप में, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। ये वीडियो डालेंगे, देख लेना ग्रुप में। तो इसमें क्या होता है कि लैब के अंदर, कहा, लैब के अंदर स्पर्म कैसे फर्टिलाइज करते हैं वो तरीका है। जैसे, क्या कहने का अर्थ है मेरा, समझो यहां पे देखो, ये मान लो कोई अंडा है, ये फीमेल का एग है, अंडा क्या है, अंडा यानी ओवम जिसको बोल रहे हो, ठीक है। तो ये जो ओवम है, इस ओवम के अंदर अब यहाँ पे एक इंजेक्शन होता है, माइक्रो इंजेक्शन। तो ये पूरा न्यूक्लियस, ये तो न्यूक्लियस है फीमेल के अंडा का, और इसके बाद ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म नहीं है, अरे बोलो क्या, ये साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो अब फीमेल के शरीर में यहाँ पे इंजेक्शन के मदद से शरीर के अंदर में अंडा निकालेंगे बाहर, बात समझे, अंडा बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे एक मशीन होता है, कुछ वैक्यूम होल्डिंग मशीन, कुछ ऐसा होता है, पिस्टन होल्डिंग मशीन, एक वैक्यूम होल्डिंग मशीन होता है, ठीक है। और ये मशीन क्या करता है, ये प्रेशर खींचता है, वैक्यूम खींचता है, और वैक्यूम खींचता है तो अंडा जो है जाके इससे आसानी से चिपक जाता है, ठीक है। अंडा आसानी से इसमें चिपक जाएगा। पहले इंजेक्शन लगाते तो अंडा इधर भाग सकता था, इधर भाग सकता था, अरे पीछे से कोई सपोर्ट होगा तब ना इसको पकड़ के रखेगा, तब इधर से सुइया देंगे। छोटका बच्चा सबको सुइया लगाने से पहले छोटका बच्चा सबको भर पाया इसे पकड़ना पड़ता है ना। उसके बाद कहेगा देखो वह तोता इधर उड़ा दिया इसका तोता, समझा कि नहीं समझा। तो वही चीज इधर होता है। तो यहाँ पे अंडा को पकड़ने के लिए एक वैक्यूम मशीन होता है ऐसे, और उसमें क्या होता है, अंडा जाके चिपक जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, और सिरिंज का इस्तेमाल करके, ध्यान समझो, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, सिरिंज का इस्तेमाल करके एक स्पर्म को भर लेते हैं, एक ही स्पर्म भरते हैं, याद रहे, एक स्पर्म को यहाँ सिरिंज में भरते हैं, सिरिंज में भरते हैं, और जब सिरिंज में भरते हैं स्पर्म को, तो यहाँ पे मान लो ये स्पर्म है, क्या ये स्पर्म, ये स्पर्म को छोड़ दिया जाता है कहाँ,
तो अंडा के साइटोप्लाज्म में कहां छोड़ दिया जाता है? अंडा का सेल जो है इसके किस में छोड़ दिया जाता है? अब ये साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया तो जाके अब न्यूक्लियस से अपना मिले जुले फर्टिलाइजेशन करे, तो फर्टिलाइजेशन हुआ ना लैब के अंदर? अरे बोलो। तो एक तरीके का ये आईवीएफ नहीं है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं है। अरे बोल रहे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन किए, और साथ ही साथ क्योंकि स्पर्म को डायरेक्ट अंदर डाल दिए हैं इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हमको लगता है कोई बच्चा एक फीडबैक आज हो लिखा होगा नेगेटिव फीडबैक में, क्लास टाइम पे छोड़ा कीजिए। क्लास लगा देते हैं 10:30-11 बजे बोल देते हैं और क्लास लेके चल जाते हैं 11:30-12 बजे तक लेके चले जाते हैं। देखते हैं कौन लिखा होगा, नाम तो नहीं पता चलेगा, लिखे होंगे ये पता चल जाएगा। बस जाओ तो जाओ, एक वर्ड बस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बचा है, तुरंत हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। चलो आगे सुनो। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि अगर कोई महिला है ना, कोई महिला मां नहीं बन पा रही है, मान लो यहाँ पे कोई महिला है, ठीक है, यहां कोई महिला है, हंसो नहीं तुम लोग जानते हो हम अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, हम करते हैं कुछ। ये महिला नहीं लग रही है, नहीं क्या लग रही है? बच्चा लग रही है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो ये कोई महिला है, ठीक है। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इनके हस्बैंड, ये मां नहीं बन पा रही है। और जब ये चेकअप कराई तो इसका यूट्रस भी ठीक है, इसका ओवरी भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी ये मां नहीं बन रही। तब इसके पति को देखा गया, पति का भी कहानी ठीक है, पति का भी स्पर्म बन रहा है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पति जो है ज्यादा स्पर्म नहीं बना रहे हैं, कम स्पर्म बना रहे हैं, है ना। तो कम स्पर्म बनाने की वजह से इनके पति का स्पर्म काउंट कम है, तो स्पर्म काउंट कम है तो कम स्पर्म होने के कारण अब ये स्पर्म एग तक पहुंच ही नहीं पाता था शरीर के अंदर। तब क्या किया जाएगा? अब यहाँ पे फीमेल, मान लो ये फीमेल का यूट्रस है, इसी फीमेल का है, इनका पति जब सेक्सुअल रिलेशन बनाता है इनसे, स्पर्म को बॉडी के अंदर छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एग है, लेकिन ये स्पर्म की मात्रा बहुत कम होती है और बहुत कमजोर स्पर्म है, तो ये स्पर्म मर जाते हैं जल्दी, है ना, एक दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहे, और एग आता है 14th डे को। अब ये 14th डे कर रहे हैं या 13 डे को किए या 15 डे को किए, तो उस कंडीशन में इसका स्पर्म ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, 2-4 घंटा टिक रहा है, 1-2 घंटा टिक रहा, पर सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो स्पर्म या कमजोर है, स्पर्म वीक है, या स्पर्म की बहुत ज्यादा अमाउंट कम है, तो उस कंडीशन में एग तो बना रही है लेकिन स्पर्म भी जा रहा है, लेकिन इतना स्पर्म नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो सके। बात समझ रहे हो? बोलो, अरे बोलना रे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो अब ये अगर मान लेते हैं दूसरा कंडीशन, पहले इसको समझते हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे? एक मशीन के सहारे, एक पाइप के सहारे स्पर्म को यूट्रस में छोड़ दिया जाएगा ज्यादा अमाउंट करके, और उसके बाद स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर देगा। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये हो गया कि अगर इनके हस्बैंड के स्पर्म हो ही नहीं, बन ही नहीं रहे, तब किसी से स्पर्म मांगा जाएगा, खरीदा जाएगा। कोई थर्ड पर्सन है, शाहरुख खान जैसा आदमी, एकदम हाइट वाइट,
शाहरुख खान इतना गरीब नहीं है कि स्पर्म बेचना आ जाए उसको, लेकिन हाँ मतलब कोई स्मार्ट आदमी है तो ये स्पर्म बेचा, तो इसका स्पर्म ये जो है महिला खरीद ली डॉक्टर के थ्रू, ठीक है, और स्पर्म खरीद के और वो स्पर्म को फर्टिलाइज करवा ली अपने अंदर, है ना। अब ये माँ बनेगी, और लेकिन माँ जो बनेगी इस बच्चे के अंदर इसका गुण तो होगा, लेकिन इसका पति का गुण नहीं होगा, वो उसका गुण होगा। बात आई समझ में? तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? आप एक और तरीका बताते हैं, जैसे गांव में देखे होंगे आज के जमाने में गाय और भैंस के लिए अब ज्यादा हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब मेल का या मेल भैंस का मतलब क्या बोलते हैं उसको, सांड का, बफेलो का, बफेलो होता बुल का इस्तेमाल नहीं करते है ना। तो अब क्या होता है, डॉक्टर को बोल देते हैं कि हमारी गाय जो है गर्म हो गई है, इनको इंजेक्शन दे दीजिए। तो वो लेके आते हैं इतना बड़ा एक पाइप, उसके अंदर एक टंकी लेके आते हैं, उस टंकी में स्पर्म रखा होता है, लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री, और ठीक है, उसके बाद एक प्लास्टिक का ग्लव्स पहनते हैं, और वो फीमेल के यानी काऊ या भैंस के बॉडी के अंदर ऐसे हाथ डालते हैं और उसमें पाइप डालते हैं, वहां पे स्पर्म रिलीज कर देते हैं, और स्पर्म जैसे रिलीज करता है फर्टिलाइजेशन हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर वजह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में एक वर्ड आ रहा है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, यानी यूट्रस में अगर स्पर्म को, यूट्रस के बीच में अगर स्पर्म को छोड़ दिया जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। बात समझे? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, रिकॉर्डिंग भी आज किए हैं, एकदम आराम से बोले हैं, साफ सुथरा तरीके से बोले हैं, अच्छे से समझा दिए। अगर तुमको कल टेस्ट होगा, ठीक है, कल इसी चैप्टर का टेस्ट है, ठीक ना, और टेस्ट का स्लॉट जो है उसी तरीके से रहेगा 10 से 11 और 11 से 12, और जो बच्चे पिछले टेस्ट में जिस स्लॉट में आए थे वो उसी स्लॉट में रहेंगे, और जो जिस स्लॉट में आए थे वो उसी स्लॉट में, जो 10 से 11 थे वो 10 से 11 में आएंगे, और जो 10 से 11 से 12 है वो 11 से 12 में आएंगे। और वो बच्चे जिनको टेस्ट नहीं देना है, वो चाहे नए हो चाहे पुराने हो, वो मैसेज करेंगे, अगर तुम मैसेज नहीं किए तो तुमको सारे टेस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब पिछला टेस्ट जो नहीं दिए थे उनको भी टेस्ट देना है, ये लास्ट चांस है तुमको, इसके बाद तुम टेस्ट नहीं दिए तो पूरे साल तुमको हम एक टेस्ट नहीं देने देंगे, ये बात बता देते हैं। बात आई समझ में? तो जो जो टेस्ट दोगे वो अपना नाम हमको ग्रुप में मैसेज करोगे, सर हम टेस्ट देंगे, ठीक है, हम आपका स्लॉट में बांट देंगे, अपना टाइम भी भेज देना, किस टाइम में तुम आना ज्यादा प्रीफर करोगे, ठीक है, हम तुम्हारा टाइम मेंशन कर देंगे स्लॉट, और उस स्लॉट को ग्रुप में भेज देंगे। बात आई समझ में? किस स्लॉट में आपको टेस्ट देना है। बात आई समझ में? अभी प्रेजेंट में हमको ये बता दो कि कौन टेस्ट नहीं दोगे, अभी प्रेजेंट में कौन टेस्ट नहीं दोगे, हम क्वेश्चन पेपर उतना नहीं बनाएंगे, बोलो जल्दी। तुम लोग टेस्ट दे सकते हो, इसलिए दे सकते हो क्योंकि जो भी क्लास छूटा है उसका वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, समझे बात को? तो बहाना नहीं दे सकते हैं कि आप क्लास छूट गया है, वो वाला गया इस जमाना तैयार का, जब गाड़ी चल रहा था बिन पहिया का, ठीक है, तो इसलिए टेस्ट देना कंपलसरी है। तो 3, 3, 6 तुम देगी टेस्ट ना? हाँ या ना बोलो? नहीं देगी 500 रुपए फाइन मार देंगे। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 क्वेश्चन हम प्रिंट करेंगे, 35, 35, और 35 में अगर हमको जितना बचा और जो बच्चे का नाम का बचा वो बंदा के नाम से फाइन होगा, फाइन बढ़ेगा, वो नहीं तो 10 क्लास सस्पेंड करेंगे तुम्हारा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।